हेलो स्टूडेंट्स, आईपीसी प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन सीरीज में आज हम लोग 10th प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, जो है प्रॉब्लम ऑन अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। मतलब आज की जो प्रॉब्लम है हमारी वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड पे बेस्ड है। और अनसाउंडनेस ऑफ माइंड कहाँ पे है? सेक्शन 84 आईपीसी में। ये प्रॉब्लम यूपीएपीओ 2011 मेंस में पूछी गई थी। सेक्शन आप लोग जानते हैं कि आईपीसी का चैप्टर 4 जिसका नाम जनरल एक्सेप्शन है, वो कुछ एक्सेप्शंस बताता है कि अगर उनमें से किसी भी एक्सेप्शन में कोई एक्ट कवर हो जाता है तो वो अपराध नहीं माना जाता है। तो ऐसे ही सेक्शन 84 ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी विकृत चित्तता की स्थिति में, जिसको हम सामान्य अवस्था में पागलपन कहते हैं, उस अवस्था में अगर कोई अपराध कारित कर देता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं माना जाता है। इट मीन्स इफ ए पर्सन इन द सिचुएशन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड कमिट्स एनी एक्ट, दैट एक्ट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी एन ऑफेंस। पहले इस प्रॉब्लम को देखते हैं, ये प्रॉब्लम क्या है, फिर हम सेक्शन 84 पे भी चर्चा करेंगे। प्रॉब्लम ये जो पूछी गई थी, ये पूछी ये गई थी कि एक आदमी है जो कि बाय रिलीजन नहीं दिया गया है। जब भी हम इसका सोल्यूशन पे डिस्कस करेंगे तब इसका बैकग्राउंड बताएंगे। एक व्यक्ति है, वो रात में सपने में देखता है कि उसको स्वर्ग से कुछ देवदूत आकर के ये आदेश देते हैं कि वो अपने 5 वर्षीय बेटे की बलि दे दे। वो व्यक्ति सुबह उठता है, अपने बेटे को लेकर के मस्जिद में जाता है और उसका गला काट देता है। तो ये प्रॉब्लम ये कहती है कि क्या उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध है, ये प्रॉब्लम कहती है। अब हम इसके सोल्यूशन को डिस्कस करते हैं। ये प्रॉब्लम जो इसमें पूछी गई है, ये सेक्शन 84 पे एक लीडिंग केस है, असीरुद्दीन वर्सेस किंग इम्परर। आप आईपीसी की कोई भी बुक देखेंगे तो उसमें आपको इजिली मिल जाएगा। केस का नाम है असीरुद्दीन वर्सेस किंग इम्परर। इस केस में क्या हुआ था, ये फैक्ट्स जो है सेम वही है जो असीरुद्दीन के केस में थे। असीरुद्दीन के केस में क्या था कि असीरुद्दीन को रात में सपना आया कि स्वर्ग से कुछ देवदूत आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम अपने 5 वर्षीय अपने बेटे की बलि दे दो। तो वो सुबह उठता है क्वाइट सोबरली, खुद नहाता धोता है, अपने बेटे को नहलाता धुलाता है, ले जाता है मस्जिद में, गला काट देता है। और उसके बाद भी वो स्केप करने का कोई प्रयास करता नहीं। फिर वो पकड़ा जाता है, अथॉरिटीज के सामने लाया जाता है, उसका ट्रायल चलता है। तो वहां पे क्वेश्चन ये था कि इस केस में, मतलब असीरुद्दीन वर्सेस एम्परर में, क्वेश्चन ये था कि क्या असीरुद्दीन का एक्ट ऑफेंस है या नहीं। मतलब कि क्या असीरुद्दीन को सेक्शन 84 आईपीसी का लाभ दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। तो ये सेम प्रॉब्लम असीरुद्दीन वर्सेस एम्परर पे बेस्ड प्रॉब्लम है। तो अब हम देखते हैं कि सेक्शन 84 का लाभ किसी भी एक्यूज को मिलता कब है। तो सेक्शन 84 का लाभ मिलने के लिए पहली शर्त ये होनी चाहिए, द एक्यूज्ड मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम अनसाउंडनेस ऑफ माइंड एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट। जो भी अभियुक्त है वो कार्य को करने के समय विकृत चित्त होना चाहिए। मतलब he should be of unsound mind at the time when he was committing that particular act. If before the commission of the act he was of unsound mind, and if after the commission of the act he becomes of unsound mind, but at the time of the doing of the act it is proved that he was of sound mind, he will not get the benefit of section 84 IPC. मतलब अगर किसी व्यक्ति के मामले में ये प्रूव हो जाए कि वो पहले पागल था लेकिन ठीक हो गया, अब वो अपराध कर देता है, तो उसको 84 का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड कब होनी चाहिए? एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट। और इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति अपराध कर देता है, उसके कुछ समय बाद वो पागल हो जाता है, तब भी उसको सेक्शन 84 आईपीसी पे लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि
एक्ट कमिट करने के बाद अगर कोई विकृत चित्त हो जाता है तो उसके ट्रायल की एक अलग प्रक्रिया होती है जो सीआरपीसी में बताई गई है। कभी उससे रिलेटेड प्रोविजन हम लोग डिस्कस करेंगे तो उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप इतना जानिए कि अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध कर देता है और उसके बाद पागल हो जाता है तब भी उसको 84 आईपीसी का लाभ नहीं मिलेगा। तो ही शुड बी ऑफ अनसाउंड माइंड एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट। पहला इंग्रेडिएंट हो गया, उसको कार्य करते समय विकृत चित्त होना चाहिए, मतलब पागल होना चाहिए। विकृत चित्त का मतलब कि whose mental faculties are not running properly। ठीक, तो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के वेरियस काइंड्स हैं, वो मेडिकल साइंस का विषय है, उस पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे। अब ये विकृत चित्तता अगर लॉ की दृष्टि से हम देखें तो वो क्या कहती है कि दिस अनसाउंडनेस ऑफ माइंड शुड बी ऑफ सच ए काइंड दैट ही शुड नॉट बी कैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट। उसकी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इस तरह की होनी चाहिए कि वो उस कार्य की प्रकृति को जानने में अक्षम हो। मतलब उसकी विकृत चित्तता इस स्तर की होनी चाहिए कि वो कार्य की प्रकृति को जानने में सक्षम ना हो। इसी को कहते हैं लीगल इंसेंटी। तो कार्य की प्रकृति को जानने में सक्षम ना होने का क्या तात्पर्य है? कार्य की प्रकृति जानने में सक्षम ना होने से मतलब ये है कि उसको यही नहीं पता है कि वो एक्चुअली कर क्या रहा है। He is not aware of the facts of the act which he is doing। जैसे अगर आपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा होगा तो जो अनसाउंड माइंड लोग हैं वो कुछ भी बड़बड़ाते रहते हैं, कहीं भी चले जा रहे हैं, तो उनसे अगर आप पूछेंगे कहाँ जा रहे हैं तो उसका प्रॉपर आंसर नहीं दे पाएंगे। इसी तरह से वो बहुत सी हरकतें करते हैं, वो कई बार लीगली सही भी होती हैं और कई बार लीगली रॉन्ग भी हो सकती हैं। तो मतलब ये है कि वो उस कार्य की प्रकृति को नहीं जानता, मतलब वो कर क्या रहा है, मतलब वो जो कर रहा है वो कर क्या रहा है या उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, क्या होंगे। ठीक, तो वो ही मस्ट नॉट बी कैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ दैट, वो कार्य की प्रकृति को समझने में सक्षम न हो। और ही इज नॉट कैपेबल ऑफ नोइंग दैट द एक्ट इज रॉन्ग, मतलब वो ये जानने में सक्षम नहीं है कि जो कार्य वो कर रहा है वो गलत है, रॉन्ग है। यहां रॉन्ग कहने का मतलब ये है कि रॉन्ग से यहां पे तात्पर्य ये है कि जब हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, बहुत छोटा बच्चा राइट और रॉन्ग में डिफरेंस नहीं जानता है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो एक राइट और रॉन्ग का सेंस हमारे अंदर डेवलप होता है, जो कि सोसाइटी की, हमारे इन्वायरमेंट की, हमारे स्टडी की बहुत सी चीजों की देन होती है। मतलब भले किसी व्यक्ति ने लॉ बुक्स नहीं पढ़ी हैं, फिर भी हर आदमी के मस्तिष्क में ये कुछ न कुछ रहता है कि ये कार्य सही है और ये कार्य गलत है। तो यहां पे 84 आईपीसी का लाभ तब मिलेगा जबकि उस व्यक्ति की मेंटल फैकल्टीज इतनी एबनॉर्मल हो कि वो ये जान ही ना पाए कि जो कुछ वो कर रहा है वो गलत है। मतलब वो इतना मेंटली डिस्टर्ब है, इतना मेंटल एबनॉर्मलिटी उसके अंदर है कि वो राइट और रॉन्ग में डिफरेंस नहीं कर सकता है। इसीलिए आप कई बार देखेंगे कि जो बहुत एक्यूट इंसैनिटी के शिकार होते हैं उनको आप देखेंगे बिना कपड़े के घूम रहे हैं, कुछ लेके घूम रहे हैं, कोई डंडा लेके घूम रहे हैं, वो किसी को भी मार देंगे। जिस आदमी को इतना ही होश नहीं है कि वो कपड़े के है या बिना कपड़े के है तो वो किसी को मार रहा है, पीट रहा है, उसको ये भी होश नहीं कि मारना चाहिए, पीटना चाहिए, नहीं पीटना चाहिए, वो कुछ भी बड़बड़ाते रहते हैं और अपना काम करते रहते हैं। तो कुल मिला के उसकी अनसाउंडनेस इस लेवल की होनी चाहिए कि वो ये न जानता हो कि जो कुछ कर रहा है वो गलत है। यहाँ पे रॉन्ग क्या है? रॉन्ग और राइट का जो हमारा नॉर्मल ह्यूमन सेंस होता है, या ही इज नॉट कैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर, नॉट कैपेबल ऑफ नोइंग दैट द एक्ट इज कंट्रेरी टू लॉ, या वो ये जानने में सक्षम ना हो कि जो कुछ वो कर रहा है वो विधि विरुद्ध है। अब आपने एक मैगजीन पढ़ी होगी, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, मतलब विधि की भूल क्षम्य नहीं है। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं कि हर आदमी लॉ ग्रेजुएट है या हर आदमी लॉ जानता ही है। लेकिन जब हम सोसाइटी में रह रहे हैं तो भले कोई आदमी अनपढ़ हो, इतनी लीगल अवेयरनेस है, कुछ कॉम्प्लेक्स
मैटर्स को छोड़ दिया जाए तो हमेशा एक अनपढ़ व्यक्ति को भी पता रहता है कि अगर ये काम करोगे तो पकड़े जाओगे, जेल चले जाओगे, इतना तो पता रहता है ना। तो लेकिन अगर किसी व्यक्ति की अनसाउंडनेस इस लेवल की है कि वो ये नहीं जानता है जो कुछ कर रहा है वो विधि विरुद्ध है, तो इनमें से तीनों में से कोई भी है कि वो उस कार्य के नेचर को जानने में सक्षम नहीं है, या वो ये जानने में सक्षम नहीं है कि जो कुछ कर रहा है वो गलत है, या वो ये जानने में नहीं सक्षम है कि जो कुछ कर रहा है वो विधि के विरुद्ध है। तो अगर इस स्तर की अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, इस स्तर की मेंटल एबनॉर्मलिटी है, तो सेक्शन 84 का उसको लाभ मिलेगा। ये सेक्शन 84 अप्लाई होने की सकते हैं। अब इस पे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे ए जो है वो सपने में देखता है कि कोई कुछ देवदूत आते उसको आदेश देते हैं कि 5 वर्षीय अपने बेटे की बलि दे दो, बहुत पुण्य का काम है। तो वहां पे वो इतना मेंटली एबनॉर्मल था कि कोई भी साउंड माइंड आदमी इतना आराम से उठ के नहा धो के जाके अपने बेटे की बलि नहीं चढ़ा देगा। दूसरी बात, अगर वो कुछ गलत करेगा तो भागने का प्रयास करेगा। इस प्रॉब्लम में नहीं दिया गया है, लेकिन असीरुद्दीन में यह था कि वो क्वाइट सोबरली वहां बैठा भी था उसके बाद भी। तो मतलब उसके हिसाब से ये था कि वो ईश्वरीय आदेश का पालन कर रहा है, वो कुछ गलत नहीं कर रहा है। अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़िए। क्योंकि वो मॉस्क में जाता है, मस्जिद में जाता है, तो आप लोग अगर जानते होंगे तो ठीक, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। इस्लाम में प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में ये है कि एक बार उनसे अल्लाह ने कहा कि आप अपने, प्रॉफेट मोहम्मद के अलावा कोई और भी हो सकता है, आई एम नॉट क्वाइट श्योर अबाउट दिस, बट दिस इज प्रेवलेंट इन मुस्लिम लॉ, कि ईश्वरीय आदेश हुआ कि जो आपकी सबसे प्रिय वस्तु है उसका बलिदान कर दीजिए। तो उन्होंने, प्रॉफेट मोहम्मद या जो कोई भी रहे हो, उन्होंने क्या किया, अपने बेटे की बलि दे दी। तो चूंकि उन्होंने ईश्वरीय आदेश का पालन किया था तो ईश्वर उससे खुश हो गए कि वास्तव में आपकी मेरे प्रति श्रद्धा है, लेकिन उनका बेटा पुनर्जीवित हो गया। तो ये तो इस्लाम में प्रचलित है। और चूंकि ये व्यक्ति मुस्लिम रिलीजन में विश्वास करता था, भाई मुस्लिम था, तो वो मुस्लिम रिलीजन का आइडियोलॉजी में बिलीव करता था, तो उसके हिसाब से क्या है कि उसके धर्म के मानने वाले बहुत से सुपीरियर लोगों ने ये काम किया है, तो वो कर रहा है तो क्या गलत कर रहा है। तो उसके हिसाब से उसको लाभ क्यों मिला कि व्हाट एवर ही वाज कमिटिंग इन हिज ओन माइंड इट वाज नॉट एन हार्मफुल एक्ट। ये तो धर्म के हिसाब से जस्टिफाइड एक्ट था। तो यहां पे उसको अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का लाभ मिला, क्योंकि ही वाज एक्टिंग अंडर डिल्यूजन, वो भ्रम में काम कर रहा था। मतलब उसको मेंटल फैकल्टीज इतनी नॉर्मल नहीं थी कि वो जमाना दूसरा था और ये जमाना दूसरा है, या जितनी सुपीरियर अथॉरिटी प्रॉफेट मोहम्मद थे या जिन्होंने भी बलिदान दिया था, जितनी सुपीरियर अथॉरिटी वो थे, वो उतनी सुपीरियर अथॉरिटी नहीं कि उसके भी बेटे का जुड़ जाएगा, उसको ये नहीं पता था। तो ही वाज सफरिंग फ्रॉम डिल्यूजन विच इज अ टाइप ऑफ मेंटल एबनॉर्मलिटी, और उसको ये पता ही नहीं था कि वो जो कुछ कर रहा है वो गलत कर रहा है, इसलिए उसको अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का लाभ दिया गया। तो ये काफी फेमस केस है, मैं लिख दे रहा हूं इसको आप लोग बुक से देख लीजिएगा। असीरुद्दीन वर्सेस इम्पर, ठीक, वहां पे इसके फैक्ट्स आपको मिल जाएंगे, डिसीजन मिल जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम इसी केस पे बेस्ड है, और ये सेक्शन 84 के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो ये 10वीं प्रॉब्लम हमारी कंप्लीट हो गई। मिलते हैं एक नई प्रॉब्लम के साथ, जिसमें हम आगे की प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। आपको ये हमारी सीरीज पसंद आ रही हो तो हमारे लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे हमको मोटिवेशन मिलता है, तो हम और बेस्ट करने का प्रयास करेंगे। और अगर हमारे प्रयास में कहीं कोई त्रुटि है, इफ देयर इज सम एरर, यू मे आल्सो टाइप इट इन कमेंट बॉक्स, या आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड है, या लॉ के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड है, तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।